हेलो दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्रुप स्टडी जो चीज होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा की तैयारी में। बहुत से दोस्तों को यह डर लगता है कि ग्रुप स्टडी कैसे करें या फिर ग्रुप स्टडी कहीं हम लोगों को टाइम वेस्ट ना कर दे। और बहुत से दोस्त ऐसे भी होते हैं जिनको एक अच्छा ग्रुप नहीं मिल पाता जहां पर वो परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सके। तो ऐसी कंडीशन में हमारे चैनल के द्वारा यह आवश्यकता को महसूस किया गया कि आप सभी के लिए ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पर हमारी टीम उपस्थित है जो आप लोग के लिए ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करने वाली है। और इस डिस्कशन के अंतर्गत हम आने वाले समय में कभी प्रीलिम्स, कभी मेंस, कभी करंट अफेयर्स और कभी क्विज का डिस्कशन करेंगे। आज सबसे पहले डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम थोड़ा अपने दोस्तों से मिल लेते हैं, अपनी टीम से मिल लेते हैं। ये हमारे गौरव सर आप लोग जानते हैं, सत्यप्रकाश सर और ये निशांत सर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो डिस्कशन में नवंबर माह का जो विजन का करंट अफेयर्स का मैगजीन है उस पर चर्चा करेंगे। उसके जो कुछ पॉलिटी का सेक्शन है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वह है एक साथ चुनाव, जो कि हाल के जो चुनावी समय रहे हैं बहुत ही चर्चा का विषय रहा है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो बार बार यह कह रहे हैं कि एक साथ चुनाव कराया जाना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि हमारी जो टीम है उस पर इसका क्या राय है। तो चलिए शुरुआत करते पहले गौरव सर से। तो देखिए, मतलब अब पहला टॉपिक है एक साथ चुनाव। तो मेरे हिसाब से जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि यार इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनने के चांसेस कम बिल्कुल है। बिल्कुल, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। प्रावधान तो बन सकते हैं प्रश्न सर। हाँ, जो कुछ एक आर्टिकल्स है, जैसे अगर मैं बात करूं, जो एक आर्टिकल है जैसे अनुच्छेद 83 दे रहा है कि लोकसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन से नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। ऐसा कुछ आर्टिकल है जो काम का आ सकता है। और मेन तो है इससे, देखिए जहां तक मुझे उम्मीद है मेंस में इसमें प्रश्न बन सकता है सीधे सीधे कि एक देश एक चुनाव, है ना। आप इसके पक्ष में तर्क बताइए या विपक्ष में तर्क बताइए, ऐसा अगर क्वेश्चन बनता है तो जहां पर मुझे उम्मीद है कि एक जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बोलनी चाहिए कंक्लूजन में या इंट्रोडक्शन में या फिर एक बॉडी के एक पार्ट के रूप में कि यार विधि आयोग, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विधि आयोग और नीति आयोग ने दोनों ने अभी हाल में ही बोला है, यहाँ पर जो आप देखेंगे थर्ड लाइन में बोला हुआ है। हाँ, सेकंड एआरसी ने भी इस बात को रखा है कि विधि आयोग, सेकंड एआरसी और चुनाव आयोग, नीति आयोग, चारों ने ये अपनी बात रखी है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। हालांकि एक देश एक चुनाव का मतलब ये नहीं है कि एक ही बार में पूरा चुनाव हो जाए, ये विभिन्न चरणों की ये प्रक्रिया है। लेकिन ये सारी प्रक्रिया एक चरण, मतलब एक निश्चित समय के भीतर पूरी होनी चाहिए। सर, यहाँ पर कोई बताया कि यह चुनाव कब स्टॉप हुआ था एक साथ होना? जब हमारा आजाद हुआ था देश तो हमारा पहला चुनाव सारे एक साथ हो रहे थे। या कब रहा कि चुनाव हमारा स्टॉप हो गया एक साथ होना? तो 1967 में उस समय ब्रेक हो गया था, क्योंकि कई राज्यों की विधानसभा भंग कर दी गई थी। केरल में राष्ट्रपति शासन वगैरह के अच्छा बंद किया गया था। जो इसका मेंस का क्वेश्चन बनता है, तो मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ कि ये बताइए कि इसके पक्ष में तर्क क्या होगा। तो अगर हम एक साथ एक चुनाव पे पक्ष में तर्क देना तो आप क्या क्या बोल सकते हैं, कुछ पॉइंट्स बार बार शॉर्ट में लिख देना। तो अधिक व्यय करना पड़ता है चुनाव के कारण, बार बार। फिर नीतिगत अक्षमता, जब चुनाव होते हैं तो आचार संहिता लागू हो जाती है, तो उसके कारण जो विकास कार्य या जो भी सरकार की मशीनरी होती है वो चुनाव के उसमें प्रयोग में चली जाती है। फिर सुरक्षा बलों को डिप्लॉय करना पड़ता है वहाँ पे, बिल्कुल उसमें खर्चा आता है, भारी भरकम खर्चा। एक यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा यह होता है कि जो हमारे अर्धसैनिक बल जो सुरक्षा के लिए लगनी चाहिए वो चुनावी सभा में, चुनावी कार्यक्रम में व्यस्त जाती है। बिल्कुल, इसी पर सिर्फ वोटिंग परसेंट का डाउन होना, वोटिंग टर्नआउट बहुत डाउन जाता है बार बार चुनाव। ऐसा नीति आयोग की रिपोर्ट भी है कि अगर एक साथ चुनाव होगा तो वोटिंग परसेंट में बढ़ वृद्धि भी होगी। बिल्कुल। फिर इसी प्रकार एक आप जान सकते हैं कि लोक लुभावन वादे, बार बार चुनाव होते हैं तो सरकार जो होती है वो चुनावी मोड में होती है, तो इसलिए लोक लुभावन वादों की भरमार होती है। और आर्थिक जो विसंगतियां होती हैं, यानी कि जो आर्थिक मतलब ढांचे में सरकार को होना चाहिए उसे सरकार कभी कभी बाहर निकल जाती है। और एक कारण यह होता है, एक तथ्य है कि बार बार चुनाव में जो सांप्रदायिक मुद्दे होते हैं वो बार बार नहीं पाए जाते हैं, जनता में हिंसा ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, राजनीतिक विद्वेष, इसको राजनीतिक विद्वेष कहा जा सकता है कि राजनीतिक विद्वेष बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब कुछ इसके बारे में देख लेते हैं कि अपोजिट में भाई विपक्ष में क्या क्या तर्क होंगे। तो एक सबसे ज्यादा तर्क किया जा सकता है कि इसके लिए बार बार हमको संविधान संशोधन करना पड़ेगा एक साथ चुनाव के लिए, और उसमें राज्यों की भी सहमति आवश्यक है। एक ये भी चांस है कि क्षेत्रीय मुद्दे नगण्य हो जाएंगे। जैसे मोदी लहर आ गई मान लो वापस ऐसे में क्षेत्रीय मुद्दे, तो फिर तो ये जो छोटी मोटी पार्टी लहर कम जाएंगी, ये बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ना। स्थानीय मांग है वो क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे सकता है ये दीर्घकालीन तौर पे। जबकि हमको विविधता और बहुलता को एक्सेप्ट करना है जहाँ पर, वहां पर हम क्या करेंगे कि एकता की तरफ चले जाएंगे, मतलब संघवाद समाप्त होने लगेगा। एक रूपीकरण, एकता की बजाय एक रूपीकरण हो जाएगा, मतलब यूनिफॉर्माइजेशन हो जाएगा, ना कि
हम कह सकते Diversity को हम promote करते हैं। डाइवर्सिटी नहीं, हाँ, विविधता में। इसी टाइम अगर हम लोग देख लें तो राजनेताओं का जो मतदाता है उनसे कनेक्टिविटी कहीं ना तो कहीं समय के साथ कमी होता है। अगर एक साथ चुनाव आया तो इसका चांस है कि अगेन जब अगली बार चुनाव आएगा तभी जाके कनेक्टिविटी 5 साल गैप हो जाएगा जनता और नेताओं के इसको बोला जा सकता है कि जवाबदेही की कमी हो जाएगी। हाँ, जवाबदेही तो का इससे गैप पैदा हो ये जाएगा। गैप आ जाएगा कि जवाबदेही की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इसको कंक्लूड करूं अगर अब, हाँ। तो हम लोग को क्या करना है अगर मेंस में ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक साथ चुनाव के पक्ष में तर्क दीजिए, विपक्ष में तर्क दीजिए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन बनता है तो मैं इंट्रोडक्शन में कुछ विधि आयोग या नीति आयोग ऐसे लिख दूंगा कि हाल में ही विधि आयोग और नीति आयोग ने एक देश एक चुनाव के बारे में अपनी राय रखी है, ये इंट्रोडक्शन दे दूंगा। पक्ष में तर्क जो आप लोगों ने बोला वो बता दूंगा, विपक्ष में तर्क फिर से बता दूंगा। कंक्लूजन में ये बोल दूंगा कि होना क्या चाहिए कि भाई 2 बार में हो जाए, चाहे 2.5 साल का गैप हो जाए, या फिर अच्छा तो है, देखो सीधी बात हम लोग को ये तो मानना है क्योंकि भाई मोदी जी भी बार बार बोल रहे हैं, है ना? हाँ, प्रधानमंत्री जी बार बार बोल रहे थे यार, उनकी बात का सम्मान करते हुए मेरे हिसाब से और कंक्लूजन होना चाहिए वैकल्पिक तंत्र बनाने की कि हाँ, जो चुनौती है। रिलेटेड संविधान संशोधन है वो सब किया जाए। तो ये सब लोग बोल सकते हैं कि यार ये रिलेटेड संविधान संशोधन ये करके और इसको आगे बढ़ना चाहिए। एक प्रावधान लिया जा सकता है ब्रिटेन से कि जब कोई सरकार खत्म होती है तो उसी समय दूसरी सरकार बन जाए, जैसे शैडो कैबिनेट Shadow ब्रिटेन में यूज होती इसको लिया जा है। सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है आज का वो है प्रत्यावर्तन का अधिकार, राइट टू रिकॉल, जो कि अभी हरियाणा के पंचायत में इसको स्वीकृति दी गई है, लगाया गया है। तो इस पर चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या टॉपिक है ये। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे राइट टू रिकॉल हम सबको पता है जनरली, इतना मैं मान क्या के होता चला हूं, है? हम लोग को पता है नहीं क्या होता है तो वो ठीक है। जैसे डायरेक्ट मैं बात करूं डेमोक्रेसी की, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4-5 चीजें होती हैं, जैसे जनमत संग्रह, ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, आपका परिप्रेक्ष्य नहीं परिप्रेक्ष्य रेफरेंडम। हाँ रेफरेंडम हो गया, सिटीजन इनिशिएटिव, लोकमत और पहल है ना। और उसी में एक होता है राइट टू रिकॉल, मतलब हम भाई हमें चाहिए अगर कोई तो हम इसको राइट टू रिकॉल बता दें। ये यहीं से शुरू होता है जनता से। बिल्कुल। अब जैसे बात ये आ रही है कि यार इसके पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क, ये भी मेंस का ही क्वेश्चन है basically। बिल्कुल बिल्कुल मैं है ना? तो इसमें भी तो सीधे आप बता दीजिए फिर पक्ष में तर्क। तो जो अभी हरियाणा में जो संशोधन हुआ पहले उस पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। क्या हुआ है हाँ, क्या संशोधन? हुआ Very good, संशोधन? point है। उसमें जैसे ऐसा था कि 50% लोग बोलेंगे कि हमको इस लिखित सहमति हाँ, दे लिखित दिया सहमति की हटाना है, तब ये एक बार चुनाव होगा, होगा और 2/3 फिर 2/3 बहुमत से उसको पास करके उनको हटाया जा सकेगा या वापिस बुलाया जाएगा। ये राइट टू रिकॉल का प्रोसेस है। तो अब पक्ष में तर्क बताएंगे, तो पक्ष में तर्क जैसे हो जाएगा इसको कि जवाबदेही ज्यादा ही अधिक जवाबदेह बनाएगा, ठीक है, पहले की अपेक्षा। दूसरी चीज ये कि जो राजनीति का अपराधीकरण होता है उस पे लगाम लगेगी। क्यों? क्योंकि अब तक क्या होता था, लोग पैसा खर्च करके या फिर इधर उधर से अपना घांच पांच करके राजनीति के अपराधीकरण को बढ़ावा देते थे, तो इससे इसमें कमी आएगी। दूसरा ये कि ये न्यायसंगत है, क्योंकि यदि आप काम सही से नहीं कर पा रहे तो आपको कोई हक नहीं बनता है 5 साल बैठे रहे। इंतजार क्यों करवाना है? हाँ, इंतजार क्यों कराना है। फिर एक आप बोल सकते हैं कि जो नैतिकता का अभाव है, जो हमारे राजनेताओं में नैतिकता का अभाव बढ़ रहा है, या फिर हमारे आप देखते हो अनसन बयानबाजी कर देते हैं, तो उस पर लगाम ये लगा सकता है। चुनाव में काले धन के प्रयोग को रोक सकता है ये एक प्रकार से। अच्छा, इसकी अगर मैं सीमा बताऊं अगर, तो पहला तो सीधे सीमा ये होगा कि यार कोई भी मुंह उठा के कहेगा चलो हम रिकॉल करवाते हैं, तो अस्थिर कर सकता है सरकार, है ना? एक तो जो सबसे बड़ी बात हो गई। इसके अलावा ये क्या करेगा, मतलब बिना मतलब के चुनावी मशीनरी पे भी दबाव डाल सकता है, व्यय खर्चा ज्यादा होगा। हाँ, बार बार आओ रिकॉल करवाओ, फिर रिकॉल करना नया इलेक्शन करवाओ, या फिर 2.5 साल या 2 साल के मान लो पहले, मान लो आज ही रिकॉल करवा दिया तो 3 साल तक क्या करोगे? वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाओगे, अगर पंचायत है तो वहां पे डीएम का शासन लगाओ, क्या करना क्या चाहते हो वहां पे? वैकल्पिक एक सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि जो मैं वोटर टर्नआउट की बात कर रहे थे कि मतदान का दर कम हो जाएगा, बार बार चुनाव कौन करने जाएगा। ये की भी हाँ। और एक सीमा यह भी है जो कि सबसे बड़ी सीमा है कि जो 50% साइन करने का प्रावधान रखा गया कि 50% हम हस्ताक्षर करके देंगे, बड़ा मुश्किल तो आप इस हस्ताक्षर को यह कैसे जाने कि ये दबाव में नहीं किया गया नहीं किया है, गया या असली है। असली है। सबसे बड़ा तो यह बहुत बड़ा मुद्दा है। रिसेंट में अभी और किसान आंदोलन में भी 3 करोड़ से ऊपर सिग्नेचर किया गया है, जिसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पुष्टि नहीं हो पा रही। तो हस्ताक्षर की पुष्टि होना एक चैलेंज पहले से बना हुआ है। और फिर ये दबाव फैसले जो होंगे, जो भी जनप्रतिनिधि फैसले लेगा तो फिर दबाव को बढ़ा देगा। लोकल इलेक्शन में दबाव पहले से ही ज्यादा रहते हैं। और वैसे भी लोकल इलेक्शन में दबाव ज्यादा होता है, और इसमें और ज्यादा दबाव हो जाएगा क्योंकि वो फैसले जो भी लेगा वो जनता के लोक लुभावन फैसले लेगा। तो इस प्रकार हाँ, बजट का कोई दुरुपयोग हो महत्वपूर्ण सकता है। फैसला लेने से डरेगा कि जनता डरेगा, को वापस न बुला बिल्कुल डर उसके अंदर रहेगी। तो अपने क्या करते हैं, फिर से इस क्वेश्चन को वापस कंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि हो गया बेसिकली। अगर इस पे भी क्वेश्चन पूछा है कि राइट टू रिकॉल, तो हम एक चीज जो मैं इसमें बताना चाहता हूँ एडिशनली कि जो हमारे देखिए राइट टू रिकॉल जो ये वाला है, ये तो लोकल लेवल पे है। जो सोमनाथ भारती थे, अपने पूर्व जो लोकसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने भी इस बात को बोला था कि यार राइट टू रिकॉल तो लोकसभा में भी होना चाहिए।
तो ऐसा अगर सोमनाथ चटर्जी, हाँ सॉरी सोमनाथ चटर्जी, भारतीय तो ये आम आदमी पार्टी वाले ना चटर्जी इंटरव्यू में इसमें चर्चा करते हैं, इसलिए नाम आ भी गया। आ गई है, ठीक है, वो दिमाग में यही था। मॉक इंटरव्यू। तो बेसिकली क्या करना है, जो सोमनाथ चटर्जी थे उन्होंने भी बात बोली थी, तो हम लोग इंट्रोडक्शन यहाँ से भी कर दे सकते हैं कि लोकसभा में इन्होंने ये बात कही थी, है ना। अब रही बात जो मेन बॉडी है उसमें तो आपके पक्ष में तर्क बताया, विपक्ष में तर्क हो गया। कंक्लूजन में कर देंगे कि यार जो प्रॉब्लम्स है उसी का सॉल्यूशन, कि भाई राइट टू रिकॉल में जो कमियां है कि भाई इसकी न्यायिक मतलब न्यायिक वो जो कोई मान लो कर रहा है, अगर राइट टू रिकॉल की डिमांड हो रही है तो उसको न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंदर लाया जाए, मतलब न्यायिक जांच हो। ऐसा ना हो कि जैसे 2.5 करोड़ बोल रहे थे ना कि फर्जी साइन लग गया, उसकी व्यवस्था प्रॉपर की जाए। और राइट टू रिकॉल अच्छा कदम, मतलब लोकतांत्रिक कदम कि जो दूसरे नंबर पे आया प्रत्याशी उसको दे दिया जाए फिर से प्रधानी या जो भी हो। ये भी एक तरीका तो हो सकता है। प्रधान को चांस दे दिया जाए। अच्छा, क्या ऐसा किसी देश में सिस्टम और वैसे भी लोकल गवर्नेंस में राइट टू रिकॉल जैसे ब्रिटेन में जहाँ पे भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ पे है राइट टू रिकॉल। तो इसमें एक आप डाल सकते हैं कि उसको जो सेकंड स्थान पे आया उसको बनाया जा सकता है। ये हमारे टीम के सदस्य को भी एक बार मिलवा दिया जाए। ये है शेरू, और शांति से बैठ जाइए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए, अगला प्रश्न है, ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये सब जो प्लेटफॉर्म है उनके बारे में प्रश्न है। अभी हाल ही में सरकार ने इसका विनियमन करने का प्रावधान किया है, तो इस पर चर्चा करते हैं कैसे किया गया और क्या प्रावधान रखा गया है। बेसिकली पहले जो था, पहले ये था MEITY के अंतर्गत, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ये आ गया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, अब आ गया है, ठीक है, अब ये इसके अंतर्गत आ गया है। तो एक तो ये चेंज हुआ, ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है, प्रीलिम्स में एक ऑप्शन सीधे दे सकता है कि यार अब किस मंत्रालय के अंतर्गत है, ओटीटी प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो आपको उसमें सूचना प्रसारण मंत्रालय, मिल्टी और तमाम मंत्रालय अगल बगल दे देगा। अच्छा ये बताओ कि YouTube OTT है कि नहीं है? यूट्यूब ओटीटी नहीं है, OTT नहीं है ना? ओटीटी नहीं। तो बेसिकली जो भी OTT की कंटेंट definition- जनक सामग्री है या जो भी ओपन सोर्स है Curated उसको, सामग्री। हाँ वो जैसे अगर मान लो OTT के विनियमन पे अगर क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर मेंस में आता है, ठीक है, जैसे प्रीलिम्स का तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि ये सीधा सीधा एक पूछता है किस मंत्रालय के अंतर्गत आया। लेकिन मान लो अगर मेंस में ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मेंस में इंट्रोडक्शन में OTT के बारे में बताएंगे। हाँ, तो कि यूट्यूब और फेसबुक नहीं डालेंगे क्योंकि वो कंटेंट बना रहे हैं हम खुद। हाँ, ये तो हो गया OTT की डिफिनेशन। मैं ये कह रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन में और क्या यूज कर सकते हैं अपने, या तो OTT की डिफिनेशन बता सकते हैं, या फिर ये बता दें क्या कि हाल में ही ये इस मंत्रालय से इस मंत्रालय में लाया ये गया। भी बता सकते हैं, ये बता सकते हैं ये भी एक कि तरीका है। एक आकलन है, एक स्वतंत्र रिपोर्ट है जो बताती है कि 5 गुना हो जाएगा अगले 5 सालों में। ये तो ये हो जाता है जैसे 40 के लगभग से $225 बिलियन हो जाएगा। तो इसको एक बार थोड़ा देखा जा सकता है। बाकी तो इसमें बहुत इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट इसमें ये दिया जा सकता है कि जैसे क्यों इसका विनियमन की आवश्यकता है, या मेंस में एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्यों विनियमन की आवश्यकता है। कई कारण है विनिमय, जैसे कि देखिए अभी हाल ही में एक सीरीज आई थी तांडव, उस पर विवाद हुआ। तांडव में विवाद हुआ। सेक्रेट गेम आई थी एग्जाम्पल Netflix दे पर, सकते हैं उस अपने पर विवाद हुआ। तो दरअसल आजकल हाल में जितनी भी सीरीज आ रही है उस पर विवाद हो जा रहा है, कोई धार्मिक मुद्दा जा रहा है। तो सस्ते सुप्रीम कोर्ट लोकप्रियता पर के ये, लिए कभी-कभी जानबूझ के भी कर दिया जाता है, तो इस वजह से भी हो सकता है कि लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट पर लोड बढ़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इन सब मामलों पर सुनवाई करे। इसकी जगह कोई एक संस्था बना दी जाए, एक किसी मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया तो वह इसका काम देख सकती है वहाँ पर। विनियमन होना चाहिए। विनियमन जैसे मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे इसका जो पक्ष विपक्ष में तर्क है वो विजन वालों ने सही दिया है, ठीक है। हाँ। लेकिन जैसे ये जो एडिशनल पॉइंट है, जैसे तांडव वाला, ये अपना आंसर बहुत अच्छे से इनरिच कर देगा, जिसके जो क्वेश्चन जो इंसान ये समझेगा ना तो शानदार इनरिच कर सकता है। अगर हम लोग ये मान लो आंसर में ये लिख दे रहे हैं कि यार तांडव का भी हाल में विवाद हुआ था, इसको भी हम लोग इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं ना। तो अब बहुत अच्छा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है IT Act 2000 उसकी धारा 69 एक ऐसे उसको प्रतिबंधित करता है जो देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करती है। फिर एक और अधिनियम है भारतीय दंड संहिता, उसमें 1860 भारतीय दंड संहिता जो 1860 है उसमें भी है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को जो मतलब प्रभावित करते हो ऐसे कंटेंट को प्रतिबंधित करने का अधिकार केंद्र सरकार को। और पॉक्सो एक्ट है ही अपना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी ये सब हाँ बिल्कुल। चलिए, इसके अलावा कुछ पॉइंट है, जैसे कि प्रिंट मीडिया जो है वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। टेलीविजन समाचार चैनल जो होते हैं, जो टेलीविजन पे आते हैं, जो टीवी चैनल्स होते हैं, वो NBA के अंतर्गत आते हैं। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग नेशनल नहीं। और जो फिल्म होता है वो CBFC के अंतर्गत आता है, लेकिन OTT अभी तक नहीं आता था, अब आ गया है। अब आते हैं किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत। पहले ये आते थे मेटी के अंतर्गत, अब भारत सरकार ने कार्य आवंटन अधिनियम 1961 के तहत इसको चेंज कर दिया। चेंज कर दिया, ठीक है। बिल्कुल। तो अगले टॉपिक पे चलते हैं, भारत में सट्टेबाजी को वैध बनाना। तो अभी हाल ही में वित्त राज्य मंत्री ने एक बयान दिया था कि भारत में सट्टेबाजी को
वैध बना दिया जाए। एक लोढ़ा कमेटी भी तो बनी थी जस्टिस लोढ़ा कमेटी जो बोली थी कि कहा था। बीसीसीआई के संदर्भ में उसने शायद बोला था ना कि लेकिन उसमें सट्टेबाजी की बात हो रही थी कि हाँ, मतलब सट्टेबाजी उन्होंने बोला था कि को क्रिकेट में सट्टेबाजी को वैध बना दो, आईपीएल में हाँ, वो हर जगह बेसिकली तो वही बात तो उसी में हर चल रहा जगह था कि लागू हो सकता सट्टेबाजी है। तो legal सट्टेबाजी betting के है। बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि सट्टेबाजी है क्या। सट्टेबाजी बेसिकली ये है कि धन के प्रयोग द्वारा परिणाम को किसी अप्रत्याशित परिणाम दांव से। लगाना। हाँ, अप्रत्याशित। मतलब कि हमको पता नहीं उसका रिजल्ट क्या होगा तो हम उस पर दाव लगाना और जैसे आज फुटबॉल मैच है तो मैं बोल सकता हूँ कि बार्सिलोना 2-1 से जीतने वाली है, तो इसी पे भाई 7-1 का कुछ ऐसा हो कि मैं 1 रुपए इन्वेस्ट करूं तो अगर 2-1 से जीत जाए तो मुझे 7 रुपए रिटर्न मिल जाए। भाई वो जैसे जैसे एक ये भी दाव लगा सकते हैं हम लोग कि ये वीडियो जो है 1 घंटे में कितना लाइक कितना लाइक मिलेगा, बिल्कुल। हाँ। एक ये गैम्बलिंग कितना है, हम मिलेगा? लोग दाव 10? लगा सकते हैं 10 100 150 100 पार जाएगा। यार कम से कम 500 तो इस बार लाइक चाहिए यार। चलिए देखते हैं कितना 100 पार जाता है। तो जो सार्वजनिक धूत अधिनियम है 1867 Public gambling ज्यादा आसानी से पब्लिक समझ गैम्बलिंग में है, उसमें राज्यों को ये अधिकार है, राज्य विशेष में आप राज्य के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे तमिलनाडु में सट्टा जो है सट्टेबाजी प्रतिबंधित है। ये राज्य सूची में हाँ, आता है, सूची की राज्य, हाँ बिल्कुल सूची की बिल्कुल राज्य। राज्य और सूची। क्या नाम है वहीं बगल में आपके केरल में जो होता है आराम से आप लॉटरी सिस्टम ये सब राज्य सूची का विषय ये ज्यादा जरूरी है। जैसे प्री में क्वेश्चन यही पूछता है कि सट्टेबाजी किस सूची का विषय है, तो संघ राज्य और क्या है, एक सूची कौन सी समवर्ती और हो गया दूसरी अवशिष्ट। अवशिष्ट। संघ राज्य अवशिष्ट ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, भैया कई लोग तो कंफ्यूज हो ही सकते हैं ना। तो ठीक है, मतलब ये फ्री का अच्छा, क्वेश्चन ये अच्छा न्यूज में भी क्यों रहा जाता है इस हाल में कि गूगल प्ले स्टोर जो है उसने कई ऐप को हटा दिया है क्योंकि और कई जो खिलाड़ी थे जो प्रचार कर रहे थे गैम्बलिंग का, जैसे विराट ऐसे कोहली भी थे। सट्टेबाजी को कंट्रोल किया भी नहीं जा सकता है, चोरी छुप के स्टार्ट चलेगा ही चलेगा। जैसे वो सब जो कर रहे थे क्या बोलते हैं, तुम ड्रीम 11 पे टीम ये बना सब सट्टेबाजी gambling है, था। बिल्कुल gambling ही। हाँ सट्टेबाजी था ना ये सब। हाँ, तो गूगल ने इसको रोका था अभी गूगल प्ले स्टोर। तो ये चलता तो है, कहते तो है सब अभी जैसे अभी लोढ़ा समिति ने भी बोला था और अभी कई वित्त राज्य मंत्री का भी जो बयान है उसमें दिया है कि इसको वैध बनाना चाहिए। तो क्या क्या पक्ष में तर्क क्या क्या हो सकते हैं? यार एक तो सीधा पैसा आएगा, हाँ, राजस्व सरकार को राजस्व मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है। जो एक तो राजस्व, दूसरी बात की अवैध चलता है, हाँ। अवैध को हम वैध बना देंगे तो जो अन्य इससे रिलेटेड जो संगठित अपराध है, जो शोषण है, उसमें वो रुक जाएगा, हो जाएगा। है ना। एक जो हाँ, अवैध गतिविधियों पे निगरानी संभव हो मैच पाएगी। फिक्सिंग की चैलेंज भी थोड़ी कम हो हाँ, जाएगी। जैसे ये बड़ी बात है। धन शोधन वगैरह है, यार लेकिन ये तो मैं अपोजिट में ही बोल सकता हूँ कि मैच मैच फिक्सिंग तो फिक्सिंग बढ़ बढ़ भी जाएगा सकता है। कि भाई वैध तो करोगे ये तो मस्त पैसा आराम नहीं, जैसे से मैंने हम उन्हीं पर लगाएंगे ना जो कि मानव के हाथ में ना हो, समझो। जब जैसे कि विनियमन। हाँ, जैसे अगर online गैम्बलिंग होती है regulate तो करना गैम्बलिंग उन सब platforms चीजों पर होंगे। जाती है जो मानव के कंट्रोल में नहीं होती है। जैसे कि घोड़ा घोड़ा हॉर्स जो वो होता है, ठीक है, घुड़दौड़, Horse riding। ठीक है, या फिर क्रिकेट हम लगा सकते हैं कुछ की बारिश होगी कि नहीं होगी। ये एक ऐसा गैम्बलिंग है जो कि अच्छा बॉल पे 6 मारना ये गैम्बलिंग तो ये हो सकती गैम्बलिंग है है, ना? लेकिन आउट होना है कि नहीं ये गैम्बलिंग है। नहीं होगी, हाँ, क्योंकि ये तो जानबूझ के वो पैसा का, मतलब लेकिन छक्का मारना उसके हाथ में नहीं है, तो बॉल आगे ही मार दिया। एक विनियमन होना चाहिए पूरे सब हाँ, चीजों ये का, सही क्योंकि विनियमन idea का अच्छा है। अभाव समस्या को क्रिएट करता है ज्यादा। तो जुआ और सट्टेबाजी राज्य सूची का विषय है, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्री में पूछ सकता है ना। हाँ, इसको ध्यान देने की जरूरत ठीक है। है। फिर जैसे इसमें जो अन्य जो इससे पैसा मिलेंगे उससे आप अवसंरचना सुधार कर सकते हैं खेलों में। हाँ, बिल्कुल सही बात है। भारत का जो लक्ष्य अभी ओलंपिक में 50 गोल्ड का अगर जो हमारा लक्ष्य है ना भाई, अभी तो दूर का सपना है, तो वो एक जैसे ना मेरे हिसाब से जब अगर मेंस में सट्टेबाजी का क्वेश्चन शायद पूछ दे अगर, तो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग को ध्यान में रखना है। एक तो लोढ़ा कमेटी को कोट कर सकते हैं अपने, बिल्कुल। दूसरी बात ये कोट कर सकते हैं कि ओलंपिक में भैया 50 गोल्ड चाहिए, मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक अवसंरचना सुधार में बिल्कुल। और ये बोलते हैं जैसे स्पेन है, जैसे मैं बार्सिलोना का जो मैच देखता हूँ वहां पे क्या होता है, वो सट्टेबाजी होता है, बेट 365 है ना, एक वेबसाइट है वहां पे सट्टेबाजी होती है, तो उन लोग वैध कर रखे हैं, बढ़िया पैसा कमा रहे लोग। और भाई आप गैम्बलिंग एक लिमिट में ही तो कर सकते हैं, तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन ध्यान देने उन्हीं वाली से बात- सीखने लायक है। बिल्कुल, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि एग्जाम्पल जो वर्तमान में जो संहिता है भारत की राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 की है ना, शायद 2011 की, ये सट्टेबाजी और जुए को हतोत्साहित करता है। क्योंकि नैतिकता नैतिकता जीएस पेपर 4 की बात कर रहा ये हूं। विपक्ष में तर्क हो गया, विपक्ष में तो भारतीय सोसाइटी भी इसको स्वीकार नहीं करती है। नहीं करेगी जुआ सट्टेबाजी, जुए सट्टेबाजी को। नैतिकता और सबसे GS बड़ा रहता है, आप फर्क नहीं कर पाओगे कि कौन सी वैध है और कौन सी अवैध ये है। डीपीएसपी के भी अनुरूप नहीं है, मतलब डीपीएसपी जो हमारा है संविधान का वो भी इसके अनुरूप नहीं है। विपक्ष में तर्क अगर हम और एक देखेंगे- आप ये तर्क रख सकते हो वही वाला कि जो आप कैसे पता लगाओगे कि ये वैध सट्टेबाजी है या अवैध सट्टेबाजी है, दोनों में अंतर करना मतलब नामुमकिन जाएगा। तो इसी पे हम लोग अब इसको कोई थोड़ा सा कंक्लूड कर दो। एक जो लास्ट क्वेश्चन बस जो आज का डिस्कशन कर रहे हैं उसके बाद कंक्लूड करते हैं, है ना। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां। 3 राजधानियां हैं
जो क्वेश्चन प्री में क्या बन सकता है कि नॉर्थ साउथ लगा दो, बिल्कुल सही। है ना, एकदम प्री में ये एकदम क्वेश्चन बन सकता है कि भाई नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट लगाने को आसान हाँ ये ईस्ट वेस्ट ज्यादा अच्छा से आसानी से दिख रहा है ना। हाँ ऊपर विशाखापट्टनम है, बीच में अमरावती है, फिर नीचे कुरनूल है। हाँ, ठीक है? वियाक। और पश्चिम में भी कुरनूल हो जाएगा, बीच में अमरावती, फिर ऊपर विशाखापट्टनम। उल्टा हो रहा है ना, पश्चिम से पूर्व में जो हम लोग उत्तर से दक्षिण कर रहे हैं तो वियाक कर रहे हैं, हाँ। विशाखापट्टनम, अमरावती और और कुरनूल। पूर्व से पश्चिम भी यही है। नहीं, नहीं। हाँ, पूर्व से पश्चिम हाँ में पूर्व भी से है। पश्चिम बस तो ये आसान हो गया ना, तो एक याद ऊपर करो विराट या विशाखापट्टनम है। वियाक कुछ भी बिल्कुल जो उसका बन रहा है क्या ये? नहीं, अमरावती ये बीचों बीच विशाखापट्टनम में है, ठीक है, अमरावती बीचों बीच में है और ऊपर विशाखापट्टनम है, नीचे दोनों ही केस कुरनूल है, में ऐसे अमरावती है। बीच में है। ठीक है। अच्छा, अब प्रश्न ये बन सकता है कि भी हाल ही मैंने एक प्रश्न दिया था करंट अफेयर्स के टेस्ट में कि उत्तराखंड की एक नई राजधानी बनाई गई है, गैस है। वो कौन सी, ग्रीष्मकालीन एक शीतकालीन राजधानी? शीतकालीन शीतकालीन। देहरादून? शीतकालीन और देहरादून? देहरादून शीतकालीन। शीतकालीन। नहीं तो ये तो फिर पैसा लगेगा ना, बार बार राजधानी ट्रांसफर, जैसे ये दिल्ली, मुद्दा है ना, ये जैसे- पक्ष और विपक्ष का मुद्दा है। जैसे जम्मू कश्मीर में है, हाँ, जम्मू 500 कश्मीर में करोड़ रुपए श्रीनगर लगता और है जम्मू पर। होता है लेकिन हर जैसे बार। इसमें पश्चिम में तर्क यह दे सकते हैं कि ये विकेंद्रीकरण को बढ़ावा सबसे बड़ी देगा। बात है जम्मू कश्मीर बीच में रेगुलेट की बात चल रही थी कि एक जगह कर दो। एक जगह कर दिया तो जाए। अब ये तो सबसे बड़ा मुद्दा था, और लेकिन- ऐसे में जब जम्मू कश्मीर रेगुलेट की बात हो रही है, फिर ये तीन लेकिन राजधानी पैसे वाली दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि अगर आप राजधानी ठंडी मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों में वहां चलाते हो तो उसमें आपके ज्यादा संसाधन वैसे भी लगने हैं और कार्य भी प्रभावी ढंग से नहीं हो पाएगा। तो आप इस बात को उस पर कंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन एक मुद्दा सही, ये सबसे है- बड़ी बात कि न्यू राजधानी बनाने में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा। हाँ, पूरा ये तो खर्च तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बिल्कुल। पैसा तो लग लेकिन जैसे अभी अगर आप लोग न्यूज देख रहे होंगे हाल ही में, तो जो बंगाल का चुनाव हो रहा है उसमें ममता बनर्जी जो थी हैं वहां की सीएम है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भारत में 4 राजधानी बनाई जाए, दिल्ली के अलावा 3 राजधानी और क्रिएट की जाए, 3 राजधानी। ताकि- बढ़िया डेवलपमेंट का हाँ। ग्रोथ, मतलब तो- डेवलपमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट वहीं से लिंक्ड है कि राजधानी को हम अलग अलग जगह लगाएंगे तो लोगों इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत क्रिएट हो रहा है ना, एक तरह से अगर हम लोग जियोग्राफी के मतलब अगर कीवर्ड्स पे देखें तो ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर क्रिएट हो जाएगा। हालांकि रीजनल अगर रीजनल इसको डेवलपमेंट थोड़ा के लिए सा, पेंडिंग पीछे की तरफ देखा जाए तो जैसे हमारे यहाँ भारत में सांस्कृतिक राजधानी है, आर्थिक राजधानी का जो कॉन्सेप्ट है, तो इसको ये ऑफिशियल नहीं है ना। हाँ। आर्थिक राजधानी मुंबई है तो ये कुछ ऑफिशियल नहीं, मतलब वहाँ पे दूतावास और वो सब नहीं है एक तरह से देखा। लेकिन जितनी भी प्रमुख संस्थाएं हैं आर्थिक तौर पे महत्वपूर्ण, सारी मुंबई में है। और फिर तो सही है, फिर ठीक तो है। है ही एक तरह मतलब एक किया जा सकता है, ये एक सिस्टम है, किया जा सकता है, लेकिन आज विपक्ष और विपक्ष में भी ऑफिशियल देखा जा बिल्कुल। सकता है थोड़ा। हाँ, तर्क दिया जा सकता है। अच्छा, इसका लास्ट टॉपिक है, बस तो ये हम लोग का खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक अगर हम लोग देख लें तो मतलब ठीक है, ये ठीक है, क्वालिटी बिल्कुल, खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। जैसे बस इतना बता दीजिए लास्ट टॉपिक में कि वन अधिकार अधिनियम में कौन कौन से अधिकार है, क्योंकि डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 3 प्रकार के हैं। हाँ। एक तो एक आदमी का अधिकार, मतलब एक व्यक्तिगत अधिकार, ठीक है। एक सामुदायिक अधिकार और एक वन समाज का। वन प्रबंधन मतलब वन पुनर्वास का प्रबंधन। अधिकार। हाँ, बस बेसिकली इसमें 5 दिया हुआ है। एक तो है स्वामित्व अधिकार, ठीक है, जो आपने बोला उसी में वो चार उसी के हेक्टेयर। अंदर हेडिंग आ जाएगा व्यक्तिगत अधिकार में। तो 4 हेक्टेयर तक उनको क्या कहते हैं भूमि दे दी जाएगी। दूसरा है सामुदायिक अधिकार। अब सामुदायिक अधिकार में क्या है, जो सामुदायिक भूमि है जैसे चराई की, मत्स्य की, वो सब के अधिकार रखे गए हैं। राहत और विकास और पुनर्वास का अधिकार कि भैया जो जिन लोग को विस्थापित किया जाएगा कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से, तो उन लोग का राहत और विकास किया जाए, उनको मतलब अनिवार्य है कि उनको अधिकार मिले। और वन प्रबंधन का अधिकार कि उनको वन प्रबंधन में उनकी भूमिका मतलब भूमिका आवश्यक है, जैसे ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो चलता है उस तरीके का। और 5वां लघु वन उत्पादों के संग्रह और विक्रय का अधिकार, जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे शहद हुआ, लाख हुआ, तेंदुपत्ता हुआ, बांस वनों में, है ना, जो लकड़ियां हो गई जलावन की, बिल्कुल, घास हो गए, औषधियां हो गई। ठीक है। तो ये है बेसिकली। और इसमें अब यही है कि इसमें कुछ फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट जो कि हम लोग डिस्कशन बाद में करेंगे, ठीक है। तो फिर आज यहीं पे क्लोज करते हैं हम लोग डिस्कशन। और दोस्तों आपको अच्छा लगे और हम लोग इसमें समय के साथ इंप्रूवमेंट करेंगे थोड़ा और अच्छे से इसको, ताकि आप लोग को और ढंग से चीजें समझ में आए। सजेशन आप दे सकते हैं जो भी आपका देना चाहें। सजेशन आप सुझाव आपका मतलब आमंत्रित है। आप जो भी इसमें सुझाव चाहते हो या जो भी टॉपिक भी चाहते हो कि इस टॉपिक पे चर्चा हो जाए, तो उसके लिए वो हम भी लोग बता प्रयास सकते हैं। करेंगे। इवन हम लोग ये भी करेंगे कुछ समय बाद इसको लाइव करने का प्रयास लाइव करेंगे, करेंगे। ताकि कोशिश आप लोग भी करेंगे। अपने क्वेश्चन डाउट वगैरह पूछ सकें और हम लोग यहाँ पे लेकिन डिस्कशन इसके लिए कर आपको थोड़ा सा रीच हम लोग की बढ़ानी पड़ेगी, Reach, subscribe, ताकि थोड़ा सा like, हम लोग को share भी जरूर प्रोत्साहन मिले इसको बिल्कुल। करने में। ठीक है, तब तक के लिए चलिए धन्यवाद। दोस्तों, जय बाय। हिंद। जय हिंद। चलिए।